आज के पाठ का विषय है यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नदी नर्मदा। इस पाठ के अध्ययन के बाद आप यात्रा वृत्तांत क्या है इस बारे में जान सकेंगे। अमृतलाल बेगड़ के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हो सकेंगे। सौंदर्य की नदी नर्मदा के कथ्य के बारे में जान सकेंगे और यात्रा वृत्तांत सौंदर्य की नदी नर्मदा की भाषा शैली का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में से एक है यात्रा साहित्य। इसे यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण भी कहा जाता है। यात्राएं या यायावरी मनुष्य की एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसे हम मनुष्य के उद्भव से जोड़कर देख सकते हैं। आदिम व्यवस्था से लेकर आज के उत्तर आधुनिक युग तक मनुष्य निरंतर गतिशील रहा है। सभ्यताओं के विकास में भी गतिशीलता की मुख्य भूमिका होती है। प्रव्रजन ने न केवल नए स्थानों की तलाश की है बल्कि सभ्यताओं को भी पुष्पित, पल्लवित और पोषित किया है। यूँ तो अधिकतर व्यक्तियों को पर्यटन और भ्रमण करना अच्छा ही लगता है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने यात्रा अनुभवों को शब्दों में ढालते हैं। उनके यात्रा अनुभवों में घटनाएं भी होती हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। मधुर स्मृतियां उन्हें बार बार पर्यटन और यायावरी के लिए प्रेरित करती हैं और संघर्षपूर्ण यात्राएं उन्हें भविष्य के लिए सबक भी देती हैं और कभी कभी उन कठिन परिस्थितियों से निजात दिलाने का प्रयास भी करती हैं। अरुण प्रकाश गद्य की पहचान में लिखते हैं, यात्रा आख्यान आईना है। यात्रा के सुख दुख, उसकी विश्वसनीयता के उपकरण और सादा बयानी उसका हुनर है। सारे अनुभवों का सटीक वर्णन तो असंभव है, फिर भी आईना बनाने की कोशिश यात्रा आख्यान में दिखनी चाहिए। फ्रांकोआ बर्नियर 17वीं सदी में मुगल शासक शाहजहां के काल में भारत आया। बर्नियर का यात्रा आख्यान मुगल काल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। वास्तव में एक ओर यात्रा वृत्तांत इतिहास का निर्माण करते हैं तो दूसरी ओर आगत का मार्ग भी प्रशस्त करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। यात्रा दुर्गम प्रदेश की भी हो सकती है और सुरम्य स्थानों की भी। किसी कार्यक्रम में भाग लेने के उद्देश्य से भी की जा सकती है और अनायास की गई भी हो सकती है। इनके उद्देश्य कभी कभी सुनिश्चित होते हैं और कभी कभी अनिश्चित। यात्राओं का स्वरूप भी अलग अलग होता है। ये ऐतिहासिक स्थलों की भी होती हैं, धार्मिक स्थलों की भी। इनका स्वरूप साहित्यिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी। कुछ यात्राएं विशुद्ध पर्यटन की दृष्टि से की जाती हैं और कुछ पर्यावरण को जानने समझने या दूसरी किसी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से की जाती हैं। कुल मिलाकर यायावरी वृत्ति का उद्देश्य चाहे जो हो, लेकिन वह मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाती अवश्य है। यात्रा आख्यान लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, यात्रा पूर्वग्रह और संकीर्ण सोच के लिए घातक है। वस्तुतः यात्रा का उद्देश्य आत्म परिष्कार ही होना चाहिए। यात्रा के उद्देश्य को लेकर बड़ी मनोरंजक स्थिति रही है, देश विदेश हर जगह। 19वीं सदी के अंग्रेजी निबंधकार, उपन्यासकार और यात्रा आख्यान लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का विचार था, मैं कहीं पहुंचने के लिए नहीं, सिर्फ जाने के लिए यात्रा करता हूं। मैं सिर्फ यात्रा के लिए यात्रा करता हूं। जिसमें सचमुच भाईचारे की भावना होती है, वह दृश्यावली के लिए नहीं बल्कि मनोरंजक हास्य का आनंद लेने के लिए यात्रा पर निकलता है। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि यायावरी एक मुक्त विद्यालय में अध्ययन करने जैसा ही है, जिससे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और जब वही उसे किसी वृत्तांत के रूप में लिखता है तो वह साहित्य यात्रा साहित्य बन जाता है। हिंदी साहित्य कोश में यात्रा साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, सर्जन में स्वतः एक गति है जिसके साथ ताल मिलाकर चलना स्वतः एक उल्लास है। इस प्रकार सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास की भी भावना से प्रेरित होकर यात्रा करने वाले यायावर एक प्रकार से साहित्यिक मनोवृत्ति के माने जा सकते हैं और उनकी मुक्त अभिव्यक्ति को यात्रा साहित्य कहा जाता है। साहित्यिक यायावर को एक अद्भुत आकर्षण अपनी ओर खींचता है।
वह मंत्रमुग्ध की भांति उसकी ओर खींच जाता है। यही कारण है कि साहित्यकार जो स्वयं विचारों की दुनिया में विचरण करता है वह यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए भी तत्पर होता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है और सैकड़ों साल पहले यायावरों ने अपने देश भारत की यात्राएं भी की और इतिहास के पन्नों में उनका आगमन दर्ज है। इब्न बतूता, मेगस्थनीज, फाहियान और भेनसांग जैसे यात्रियों ने भारत की यात्राएं की। ये विदेशी यात्री थे। इस प्रकार भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। आधुनिक हिंदी के पुरस्कर्ता भारतेंदु भी यात्राएं करते थे और उनके वृत्तांत भी उन्होंने लिखे हैं। इसी प्रकार अन्य यात्रा वृत्तांत लिखने वाले लेखकों में प्रमुख हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीमती हरदेवी, तोताराम वर्मा, दामोदर शास्त्री, कल्याण चंद्र, विगो मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र इस काल में लिखे गए वर्णनों के बारे में लिखते हैं, भारतेंदु युग में लिखी गई यात्रावृत्त संबंधी रचनाओं के अध्ययन अनुशीलन के अनंतर यह कहना उचित होगा कि विदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में लंदन को प्रमुखता मिली है तो स्वदेश यात्रा संबंधी वर्णनों में तीर्थ स्थानों को। द्विवेदी युग में भी यात्रावृत्त लिखे गए। स्वामी मंगलानंद, श्रीधर पाठक, उमा नेहरू, लोचन प्रसाद पांडे, देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम घमरी, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आदि लेखक इसी काल के प्रमुख यात्रावृत्तकार हैं। छायावादी युग में राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंददास, इन सब ने भी यात्रावृत्त लिखे। छायावादोत्तर और स्वातंत्रोत्तर युग में भी यात्रावृत्तों की रचना की गई। यशपाल, डॉक्टर सत्यनारायण, बनारसीदास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर नगेंद्र, पंडित विद्यानिवास मिश्र, धीरेन्द्र वर्मा, निर्मल वर्मा, अज्ञेय, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर आदि के यात्रावृत्त उल्लेखनीय हैं। ये सूची अंतिम सूची नहीं है। रामेश्वर टाटिया, अनंत गोपाल शेवड़े, काका कालेलकर, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने भी रोचक यात्रावृत्त लिखे हैं। यात्रावृत्त लेखकों में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं श्री अमृतलाल बेगड़, जो हृदय से मूलतः कलाकार हैं। अमृतलाल बेगड़ एक ऐसे यायावर हैं जिन्हें नर्मदा जैसी नदी ने आकर्षित किया और उन्होंने लगातार एक के बाद एक नर्मदा परिक्रमा करते हुए अनेक यात्राएं कर डाली। बेगड़ जी के साथ बहुत सारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। वे मूल रूप से गुजराती भाषी हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा शांति निकेतन में हुई और वहाँ के संस्कार उनमें बीज रूप में पल्लवित और पुष्पित हुए। उन्होंने अपनी आजीविका के लिए मध्य प्रदेश को चुना। वे चित्रकार हैं और तूलिका के पुजारी होने के साथ साथ यात्राओं ने उन्हें कलम का पुजारी भी बना दिया। नर्मदा की यात्राएं करते करते उन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की, जिसे नर्मदा त्रयी के नाम से जानते हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा। हम यहाँ उनकी इस नर्मदा त्रयी श्रृंखला की पहली पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा की चर्चा करेंगे। सौंदर्य की नदी नर्मदा के आरंभ में स्वयं बेगड़ जी लिखते हैं, कभी कभी मैं अपने आप से पूछता हूँ ये जोखिम भरी यात्रा मैंने क्यों की, और हर बार मेरा उत्तर होता है अगर मैं यह यात्रा न करता तो मेरा जीवन व्यर्थ जाता। जो जिस काम के लिए बना हो उसे वह काम करना ही चाहिए, और मैं नर्मदा की पदयात्रा के लिए बना हूँ। अमृतलाल बेगड़ ने 50 की उम्र होने के बाद यह परिक्रमा शुरू की। एक फकीर की तरह, एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह, एक रसिक की तरह और एक ऐसे कलाकार की तरह जो अपनी आंखों के रास्ते पवित्र नर्मदा नदी का सारा सौंदर्य अपने चित्त में समाहित कर लेना चाहता है, जिसके नयन उसके सौंदर्य से कभी तृप्त नहीं होते। मतिराम की पंक्तियों में कहें तो ज्यों ज्यों निहारिये नेरे वह नैननी, त्यों त्यों खरे निकरे से निकाई। जितना देखो उतना ही बढ़ती जाती है उसकी सुंदरता। एक अतृप्ति, एक अधूरापन,
यही अधूरापन पूरने के लिए उन्हें अपने पास बुलाती है नर्मदा। नर्मदा, पवित्र नदी नर्मदा, माँ नर्मदा। रमेश चंद शाह ने अमृतलाल बेगड़ की इस पुस्तक में नर्मदा की बात में लिखा, श्री अमृतलाल बेगड़ की यात्रा को अपनी मानसिक यात्रा बनाना लाखों हिंदी भाषियों और साहित्य प्रेमियों के लिए एक सर्वथा नया और अनूठा अनुभव होगा। वह सच्चे अर्थों में एक सांस्कृतिक यात्रा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा, जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से परिपूर्ण है। कई कई वर्षों के आर पार संपन्न की गई यह यात्रा एक अत्यंत रोचक श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है, जिसमें औपन्यासिकता भी है और कवित्व भी। एक ऐसी गाथा जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। बेगड़ जी ने नर्मदा की पहली यात्रा सन 1977 में की और सन 1987 के बीच उन्होंने कुल 10 यात्राएं की। सौंदर्य की नदी नर्मदा पुस्तक में उनकी इन 10 यात्राओं का वर्णन ही है। इन 10 यात्राओं में वे कभी उत्तर तट के किनारे किनारे चले तो कभी दक्षिण तट के किनारे किनारे, कभी पश्चिम से पूरब की ओर चले तो कभी पूरब से पश्चिम की ओर। इस पुस्तक में कुल 22 अध्यायों में अपनी इन 10 यात्राओं को समेटा है बेगड़ जी ने। बेगड़ जी नर्मदा की लहरियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उसके ऊपर तैरती हवा के साथ बातें करते चलते हैं और उसके किनारे बसे गांव वासियों के साथ सख्य भाव दर्शाते चलते हैं। रागात्मकता का एक ऐसा संसार रचते हैं कि पाठक खुद गठरी उठाए उनके साथ साथ चलने लगता है। रमेश चंद शाह फिर लिखते हैं, सचमुच यह नर्मदा लेखक की तरह हमारी भी स्मृति का अविच्छेद्य अंग बन जाती है। स्मृति जो केवल व्यक्तिगत नहीं, हम सब भारतवासियों की जातीय स्मृति है। लेखक और उसके सहयात्री तो इस अद्भुत उपन्यास के सदा जागृत, सदा सजीव पात्र हैं ही, साथ में जनजीवन के जो अविस्मरणीय चलचित्र इस वृत्तांत में यहाँ से वहाँ तक गुथे पड़े हैं, उनमें बीसियों ऐसे चरित्र हैं जो भले थोड़ी देर के लिए आए हों, किंतु ऐसी जीवंत नाटकीयता में वे प्रस्तुत होते हैं कि ओझल होकर भी नहीं होते, सदा सदा के लिए हमारी स्मृति में बस जाते हैं। अमृतलाल बेगड़ की अनेक पंक्तियाँ जो सौंदर्य की नदी नर्मदा में उल्लिखित हैं, इतनी अर्थपूर्ण और रोचक हैं कि वे सूक्ति की तरह व्यवहार में लाई जा सकती हैं। उनकी कथन शैली स्वाभाविक तो है ही, उसकी भाषा में भी एक कथा प्रवाह है। एक उदाहरण देखिए, लिंगा से एक सन्यासी साथ हो गया, एक चादर और मिट्टी के एक पात्र के अलावा और कुछ भी नहीं रखते थे। रास्ते में बातें होने लगीं तो कहने लगे, अच्छा ये बताइए स्वाद किस में है, जीभ में या गुलाब जामुन में? मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने ही दिया, यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह तश्तरी में रखे रखे ही स्वाद देगा, और यदि जीभ में स्वाद है तो फिर गुलाब जामुन खाने की क्या ज़रूरत है। दरअसल स्वाद न केवल जीभ में है और न केवल गुलाब जामुन में, दोनों के योग में है। इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता दोनों के मिलन में है। यह सूक्ति वाक्य बन सकता है। अमृतलाल बेगड़ जितने बेहतर चित्रकार हैं, उतने ही उत्तम यात्रा वृत्तांत लेखक भी। उनका यात्रा वर्णन एक चित्रकृति की भांति मन के कैनवस पर उभरता चला जाता है। इतना ही नहीं, उनके रेखांकन भी बिल्कुल यही भाव रखते हैं। नर्मदा की यात्रा के दौरान बेगड़ जी ने ढेर सारे चित्र बनाए। ये चित्र किसी कहानी की श्रृंखला की तरह हैं, जिन्हें देखकर नर्मदा के किनारे रहने वाले मनुष्यों की जीवन शैली, उनकी तात्कालिक स्थितियां और रहन सहन, इन सब का ज्ञान अनायास हो जाता है। दरअसल बेगड़ जी भी इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि वे निकले तो थे चित्र बनाने के लिए नर्मदा के किनारे किनारे, पर लिखने बैठ गए नर्मदा त्रयी,
क्या अद्भुत संयोग है। मोहनलाल वाजपेयी ने उनके बारे में लिखा, अमृतलाल के शब्द चित्र और रेखा चित्र बहुत घनिष्ठ सजातीय हैं। रेखा चित्र पुस्तक की सज्जा नहीं संपद है, वे अनुभव और अनुभूति के क्षणों को जीती जागती धरोहर के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। समय जैसे उनमें रुक गया है पर अपने हृदय की धड़कन के साथ। समय जैसे उनमें रुक गया है पर अपने हृदय की धड़कन के साथ। नर्मदा के घाटों के चित्र देखें, उनमें चढ़ने उतरने वालों की पदध्वनि सी सुनाई देती है। कूटने वाली के हाथ का मूसल ऊपर उठकर बस अब अगले क्षण ही नीचे उतर आने वाला है। यही बात ढोलक पर पड़ने वाली थापों की है। नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या, उनमें देह का बांकपन, हाथों की मुद्रा और पांवों की थिरकन एक दूसरे में खुल मिल गए हैं। और तनिक बोझ सिर पर संभाले हुए चलने वाली उन दो नारियों को तो देखें कि किस भांति वे अपनी देह को, सिर के बोझ को और लपक कर चलने की गति को संतुलित किए हुए हैं। यात्रा वृत्तांत की खूबी यही होती है कि हम उसे भले ही तटस्थ पाठक की तरह पढ़ें, लेकिन वो एक यायावर की भांति पाठक को उस यात्रा के आनंद में सराबोर कर दे। ये यात्रा वर्णन की विशेषता है और सफलता भी। बेगड़ जी का ये यात्रा वृत्तांत इस दृष्टि से भी बहुत सफल रहा है। बहुत छोटे छोटे जीवन चित्र इसमें अंकित हैं। सरल वाक्यों और भाषा में अभिव्यक्त उनकी संवेदनाएं हमें गहराई तक संस्पर्श करती हैं और पाठक उनके साथ एक मेक हो जाता है। भारतीय ग्राम्य और आदिवासी जीवन की झलक को दिखाने वाले ये वृत्तांत महागाथा की तरह हैं, जिसमें आदिवासी जीवन के अभाव, पीड़ा, दुख और उत्साह सब कुछ शामिल है। एक दृश्य देखिए। दोपहर को झलोन घाट में विश्राम के लिए रुके। पास ही नर्मदा की रेत में 20-22 ग्रामीणों का दल था। साथ में गाजे बाजे भी थे। पता चला कि एक वृद्ध यहाँ से परकम्मा उठा रहे हैं। वे उन्हें विदा करने आए हैं। रात को ही आ गए थे, यहीं खुले में सोए थे। सुबह वृद्ध का मुंडन हुआ, कढ़ाई हुई, प्रसाद बटा और अब जाने की घड़ी आ गई है। बाजे बजने लगे। एक एक करके सभी स्त्रियां नाची। अंत में वृद्ध भी नाचे। फिर बारी बारी से सभी उनके पांव पड़ने लगे और रोने लगे। लेकिन वृद्ध सभी से कहते, नहीं, रो नहीं, मुझे हंसी खुशी से विदा करो। बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्र है ये। बेगड़ जी ने प्रकृति का भी बड़ा ही मनोरम चित्रांकन किया है। उनके लिए चांद सामान्य चांद नहीं है और तारों भरा आकाश एक सामान्य दर्शक का आकाश नहीं। वो तो एक विशाल हृदय वाले व्यक्ति का आकाश है, जो उसकी विशालता और स्वच्छता से अभिभूत है। उसके उद्गण अपनी ओर लेखक और उसके साथ साथ पाठक को भी बुलाते हुए महसूस होते हैं। यहाँ से चलते समय अचानक मेरा ध्यान आकाश की ओर गया और मैं ठिठक गया। देखा, भरी दोपहरिया में चांद धुंधला और क्षितिज के पास, लेकिन मैदान में डटा हुआ। सूरज में यह दमखम कहाँ कि आधी रात को दिखाई दे। चांद तो रमता जोगी है, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं। रात को गायब और दिन को हाजिर। कभी पूर्ण कुंभ सा भरा पूरा, कभी रेखा सा महीन। उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा। कभी सवेरे डूबता और शाम को निकलता, तो कभी शाम को डूबता और सवेरे निकलता। दिक काल के बंधन से परे जान पड़ता है ये चांद। हमारे जीवन में सूरज का अनुशासन भी हो और चांद का स्वैर विहार भी हो, नियम का कठोर पालन भी हो और मौज मस्ती की गुंजाइश भी हो। कैसी अद्भुत कथात्मकता है। ये बेगड़ जी के यात्रा वृत्तांत की एक विशेषता भी है। वे यात्रा के दौरान घटी हुई घटनाओं को इस तरह लिखते हैं मानो वो अभी अभी घटित हुई हो और पाठक उनका साक्षी बनता चलता है। ऐसी एक घटना है जब उनके पास पैसे खत्म हो चले थे और वे सोचते हैं कि काश कहीं से रुपए मिल जाते। बड़ी ही रोचक शैली में उन्होंने इस घटना का वर्णन किया। उसकी बानगी देखिए। सुबह यादवेंद्र ने नोटिस दिया, राशन खत्म होने को है। पैसे सूर्यकांत के पास रहते थे। उसने कहा, पैसे भी खत्म होने को हैं। अधिक से अधिक
2 दिन का राशन खरीद सकेंगे। रसद नहीं रहेगी तो फौज आगे कैसे बढ़ेगी? अभी तक दोनों बार दूध पीते थे, बीच बीच में खीर भी बन जाया करती थी, खोआ भी आ जाता था। आज से यह सब बंद। फिर भी समस्या का ये कोई हल नहीं हुआ, चिंता बनी रही। सुबह नर्मदा में नहाते समय पांडे जी कहने लगे, आज नर्मदा मैया कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए कि 100 रुपए का नोट बहता हुआ चला आए। आर्थिक चिंता सभी को सता रही थी। कहीं सचमुच भिक्षा पात्र लेने की नौबत तो नहीं आ जाएगी। चरई बेती दोपहर के भोजन के बाद पीठ पर बोझा लादे सड़क पर आए ही थे कि एक बस आकर रुकी और उसमें से उतरे मेरे बहनोई हरि भाई। हमारी यात्रा में वे शुरू से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हम लोगों का हालचाल पूछा। मैंने धीरे से कहा, पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने तुरंत रुपए दिए, पूरे 100 रुपए। पांडे जी उछल पड़े, कहने लगे, देखिए नर्मदा जी ने हमारी गुहार सुन ली, चिंता दूर हो गई। इस यात्रा वर्णन में बेगड़ जी ने संवादों का भरपूर उपयोग किया है। मुझे तो लगता है कि इसका अच्छा खासा श्रृंखलाबद्ध नाट्य रूपांतर किया जा सकता है। ये कथन कि जीवन एक रंगमंच है, यहीं पर चरितार्थ होता है। कौन है पात्र और कौन है दर्शक, कौन है पाठक और कौन है श्रोता, भेद ही नहीं है किसी में भी। झीनी झीनी चादर में से सब दिखता है आर पार। कबीर की तरह अनहद नाद सुनते हैं वे नर्मदा की कल कल छुल छुल में। एक अंश देखिए, बाढ़ का पानी व्यर्थ बह जाता है, नहर के पानी की हर बूंद खेत में जाती है। बेगड़ जी खुद मानते हैं कि वे तो मूलतः चित्रकार हैं और चित्र बनाने के लिए ही उन्होंने नर्मदा की यात्रा की। वे लेखक तो अनायास बन गए, सब कुछ छोड़ छाड़कर। वे नर्मदा से बातें करते चलते हैं। वे मानते हैं कि यायावरी का काम पागलपन से कम नहीं। तभी तो उन्होंने लिखा, पागलपन का कुछ शौक हमारे अंदर भी जरूर होगा, नहीं तो घर की सुख निंदिया छोड़कर पहाड़ जंगल की खाक क्यों छानते फिरते। रात को नर्मदा की मरमर ध्वनि बराबर सुनाई देती। प्रायः हर रात कल कल बहती नर्मदा का रव सुनाई देता। दिन में वह भले ही नर्मदा हो, रात में रेवा है। दिन में वह दृश्य है तो रात में श्रव्य। अनायास बने लेखक की पंक्तियों की शक्ति देखिए। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति का एक ऐसा गुप्त भंडार होता है जो खास खास मौके के लिए सुरक्षित रहता है, ऐन मौके पर हाजिर होता है और हमारी भरपूर मदद करता है। शक्ति का यही संचित कोश आज मेरे काम आया था। बेगड़ जी यायावर तो हैं, पर असंपृक्त नहीं। वे यात्रा के दौरान भी निस्संग नहीं रह पाते। एक घटना के बाद उन्होंने लिखा, आखिर मुझसे रहा न गया। एक स्त्री से एक दिया मांग लिया और अपने हाथ से जलाकर कुंड में छोड़ा। फिर मन ही मन बोला, माँ नर्मदे, तेरी पूजा में एक दीप जलाया है, बदले में तू भी एक दीप जलाना मेरे हृदय में। बड़ा अंधेरा है वहाँ, किसी तरह जाता नहीं। तू दीप जला दे तो दूर हो जाए। इतनी भिक्षा मांगता हूँ माँ, तो दीप जलाना भला। उनका कलाकार मन उनके लेखन में आरंभ से अंत तक अभिव्यक्त हुआ। तभी तो वो लिखते हैं, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है। ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है, अंडे में से बाहर वह यहाँ नीचे निकली है। दरअसल अमृतलाल बेगड़ नर्मदा के पुजारी हैं। वे कहते हैं, अगर 100 या 200 साल बाद किसी को एक दंपति नर्मदा परिक्रमा करता दिखाई दे, पति के हाथ में झाड़ू हो और पत्नी के हाथ में टोकरी और खुरपी, पति घाटों की सफाई करता हो और पत्नी कचरे को ले जाकर दूर फेंकती हो और दोनों वृक्षारोपण भी करते हों, तो समझ लीजिए कि वे हम ही हैं, कांता और मैं। कोई वादक बजाने से पहले देर तक अपने साज का सुर मिलाता है। उसी प्रकार इस जन्म में तो हम नर्मदा परिक्रमा का सुर ही मिलाते रहे। परिक्रमा तो अगले जन्म से करेंगे। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं
कि यात्रा वृत्तांत लेखन एक विशिष्ट कार्य है। सौंदर्य की नदी नर्मदा के लेखक ने इसके माध्यम से एक अद्भुत चित्रकृति को शब्दों में ढाला है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अपने बहाव में पाठक को समेटती हुई उसे भी नर्मदा की परिक्रमा करवा देती है। यात्रा लेखन की यह शैली रोचक है और सूचना तथा मनोरंजन की दृष्टि से भी विशिष्ट है।